ओ मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा, तेरी दया पर ये जीवन है मेरा, तेरी दया पर ये जीवन है मेरा, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा, न पूछो कि ये मैंने अपराध क्या क्या, कहीं ये ज़मीन आसमां हिल न जाए, जब तक श्री राधा रानी क्षमा ना करोगी, जब तक श्री राधा रानी क्षमा ना करोगी, मैं कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा, राधे 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 राधे, बहुत ठोकरें खा चुका जिंदगी में। हेलो 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 हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, की हाल चाल? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया एकदम? चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए जी। जब तक श्री राधा रानी दर्शन न दोगी, जब तक श्री राधा रानी दर्शन न दोगी, मैं कैसे तुम्हारे। यार तुमने डाउट्स कितने सारे पूछे हैं? मैं तो देख के हैरान हूँ कि हाउस प्रॉपर्टी में तुम्हें कितने सारे डाउट्स हैं। तुम्हारा भजन छोड़ कमाल कर दिया तुमने तो। हैं मेरे नालायक बच्चों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कदर के बच्चों, इतने सारे डाउट पूछे आपने हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में, पता है आपको? लेकिन मेरी आखिरी बात सुन लो, लेकिन मेरी आखिरी बात सुन लो, मुझको श्री राधा रानी जो दर से हटाया, मुझको श्री राधा रानी जो दर से हटाया, तुम्हारे ही दर पे मैं दम तोड़ दूंगा, तुम्हारे ही दर पे मैं दम तोड़ दूंगा, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। सर कल की क्लास में डाउट सेशन हो गया? नहीं नहीं, मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ।
मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ कि आपने हाउस प्रॉपर्टी में जो डाउट पूछे हैं ना, कमाल कर दिया आपने। इंतजाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा, इंतजाम हो जाए। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे वेरी गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून जी, की हाल चाल। चलो बहुत बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए। ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। चलो जी, राधे राधे हो गई। जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता दी, सत श्री अकाल। आ जाओ जी। आवाज कट रहा नहीं, आवाज कट रहा, आवाज पूरा आ रहा नहीं, आवाज कट रहा, कुछ ना कट रहा, आवाज पूरा आवाज आ रहा। ठीक है, यू आर द वर्ल्ड नंबर 1 फैकल्टी। ओ माय गॉड, बेकार, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। सर मैंने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कर लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सर क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करवा दो। बिल्कुल क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करवाएंगे, नहीं क्यों नहीं करवाएंगे, 100% करवाएंगे। गाबा सर के दरबार में प्रणाम, प्रणाम जी प्रणाम। अब पहले तो भाई साहब एक बात मेरे को बताओ, तुमने इतने सारे डाउट्स पूछे हैं तो पहले फटाफट से एक बार डाउट ले लूं जी। ठीक है जी, एक बार पहले फटाफट से डाउट ले लूं। अब जिन जिन बच्चों के डाउट्स हैं, ठीक है, वो सारे बच्चे ध्यान देंगे। मेरे को तो लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सबने ही डाउट पूछ लिए हूं। मतलब मैंने कहा था ये पीडीएफ में ना जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन कर लेना। मैंने ये थोड़ा कहा था कि सारे क्वेश्चन तुम मुझसे डाउट में पूछ लेना। मतलब मेरे को तो लग रहा है कि हर क्वेश्चन में तुम मुझसे डाउट पूछ रहे हो जी। ये तो बड़ी खतरनाक बात तुमने कर दी जी। ठीक है जी, चलो इधर एक बार फटाफट से यहाँ पे ध्यान दो जी। इधर एक बार फटाफट से यहाँ पे ध्यान दो, सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो। अब एक बार मैं 1 बाय 1 ना यहाँ पे डाउट डिस्कस कर रहा हूं। ऑब्वियसली बात है, डाउट का मतलब साथ साथ में क्वेश्चन भी होते रहेंगे। तो जिन जिन बच्चों के डाउट्स हैं एक बार वो ध्यान से सुनेंगे, और जिनके डाउट नहीं है तो वो भी उसको ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि उनके भी डाउट हो सकते हैं, क्योंकि उनके भी डाउट हो सकते हैं। अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो। तो पहला एक बच्चे का डाउट है, दिया ने पूछा है सर एक्सप्लेन एग्जाम्पल इन पेज नंबर 22। एक्सप्लेन एग्जाम्पल इन पेज नंबर 22। तो एग्जाम्पल पेज नंबर 22 में आपका डाउट है। तो भाई पेज नंबर 22 में कौन से एग्जाम्पल दिए हैं? तो पेज नंबर 22 में तो ये वाले एग्जाम्पल दिए हैं। अब इस एग्जाम्पल में क्या डाउट है भाई आपको? इस एग्जाम्पल में क्या डाउट है? फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ, इस एग्जाम्पल में क्या डाउट है? पेज नंबर 22 में पार्ट नंबर 4। हाँ तो ऐसे पूछो ना, पार्ट नंबर 4 जी, पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 मेरा ये आपका निकल के आ रहा है, ये रहा पार्ट नंबर 4। तो एक बार पार्ट नंबर 4 फटाफट से देख लेते हैं जी। तो सबसे पहले हम जीएबी निकालेंगे। अब अगर जीएबी निकालेंगे तो एफआरबी और एमबी, इनमें से हायर क्या है? हायर आपका 4.5 लाख रुपए निकल के आ रहा है। फिर इसमें से लेस क्या है? 380 आपका निकल के आ रहा है। 380 आपका एआर निकल के आ गया। फिर एआर जो है वो 40,000 पर मंथ है। 3 महीने की वैकेंसी है, 1 महीने का अनलाइज रेंट है। इट मीन 1 महीने का रेंट आपको नहीं मिला। अब अगर 1 महीने का रेंट आपको नहीं मिला, 1 महीने का रेंट आपको यहां पे नहीं मिला, तो 1 महीने का रेंट आपको नहीं मिला और 3 महीने की वैकेंसी है, तो टोटल 4 महीने यहां से बाहर निकाल दो। अब अगर 4 महीने यहां से बाहर निकाल दिए तो 40,000 मल्टीप्लाई 8 कितना आ गया? 3,20,000 रुपए यहां पे निकल के आ गया जी। तो अगर मैं एआर की बात करूंगा तो एआर मेरा आ गया 320। अब एक बार सोच के बताओ, एआर मेरा 320 है, एआर मेरा 380 है। अब अगर ये 3 महीने की वैकेंसी ना होती तो क्या मेरा एआर मेरा ईआर से ज्यादा हो जाता? बिल्कुल हो जाता भाई। अगर मान लो मेरा एआर अभी 320 है, अगर वैकेंसी ना होती तो इसमें 1,20,000 रुपए और जोड़ते ना। अब 320 प्लस में 120 कितना बन जाता? 440 बन जाता। तो मेरा एआर जो है वो मेरा ईआर से ज्यादा हो जाता।
अब अगर मेरा एआर ईआर से ज्यादा हो जाता, अब कम आ रहा है तो रीजन वैकेंसी है, और अगर रीजन वैकेंसी है तो फिर एआर मेरा जीएवी बनेगा। तो यहाँ पे जीएवी मेरा कितना बनेगा, जीएवी बनेगा 3,20,000। जीएवी मेरा बनेगा 3,20,000 जो है वो मेरा जीएवी बनेगा। तो अगर मैं चेक करूंगा 3,20,000 पे, आप चेक कर लो इसका जी। अब यहाँ पे एक बार फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 ये देखो, जीएवी 3,20 है, उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स इसमें से आपने माइनस कर दिए, म्युनिसिपल वैल्यू का निकालेंगे तो म्युनिसिपल वैल्यू का म्युनिसिपल टैक्स निकालोगे, माइनस कर दोगे, एनएवी आ गया। फिर यहाँ पे 24 ए की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दोगे तो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल के आ गया। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था जी, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसको हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं, ठीक है जी। चलो अब एक बार सारे बच्चे फटाफट से आओ जी, एक बार सारे बच्चे, जो बच्चे जीएसटी पूछ रहे हैं जीएसटी कब से स्टार्ट होगा, तो मैं बता दूं जीएसटी आपका मार्च के एंड में स्टार्ट होगा। और एक मैं ऑप्शन आपको और दे रहा हूं, मेरा अपने पर्सनल चैनल पे जो वीजी स्टडी हब वाला मेरा चैनल है, उस पर्सनल चैनल पे मैं जीएसटी का सुदर्शन बैच लेके आ रहा हूं। मतलब मेरा भी जीएसटी का रेगुलर बैच 25 तारीख से शुरू होने वाला है। तो उसके कुछ चैप्टर मैं यूट्यूब पे लाइव करूंगा, जैसे कि आईटीसी, वैल्यूएशन। तो जो बच्चों को जीएसटी में दिक्कत आ रही है तो वो सुदर्शन बैच होगा 12:30 बजे, दोपहर को 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक मेरी क्लास चलेगी। तो वो सुदर्शन बैच मेरा जीएसटी का होगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और उसमें प्रॉब्लम ये है, वो सेम टाइम पर लाइव होगा, जैसे ही लाइव होगा उसके बाद वो तुरंत प्राइवेट हो जाएगा, वो पब्लिक नहीं रहेगा, क्योंकि वो मेरा रेगुलर बैच है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अदरवाइज मार्च के एंड से हम जीएसटी की रिवीजन स्टार्ट करेंगे जी, ठीक है। मार्च के एंड से हम जीएसटी की रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो रिवीजन पब्लिक रहेगी, रिवीजन जैसे हमारी अभी चल रही है वैसे रहेगी। वो रेगुलर बैच को मैं लाइव करूंगा, वो उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको जीएसटी में दिक्कत आ रही है, बट उसमें प्रॉब्लम है, सेम टाइम पे लाइव होगा, सेम टाइम पे क्लास खत्म होने के बाद वो प्राइवेट हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो जी। और वो स्टार्ट होगा 25 तारीख से, वो स्टार्ट होगा 25 तारीख से, और वो मई 25 और जून 25 के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। तो सारे के सारे बच्चे उसको ज्वाइन कर सकते हैं जो लाइव देख सकते हैं। मैं बाद में ये नहीं सुनूंगा कि उसको पब्लिक कर दो, पब्लिक कर दो, वो काम नहीं होगा, वो प्राइवेट होगा तो 100% होगा जी, ठीक है जी। चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आओ। तो एक तो ये क्वेश्चन का डाउट था, उसके बाद फिर एक बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा था, सर हाउस प्रॉपर्टी में पेज नंबर 42। अब अगर हाउस प्रॉपर्टी में पेज नंबर 42 है तो पेज नंबर 42 का केस नंबर 6, तो पेज नंबर 42 की अगर बात करूंगा तो पेज नंबर आपका 42 यहाँ पे निकल के आएगा। पेज नंबर 42, पेज नंबर 42, ये रहा पेज नंबर 42। अब पेज नंबर 42 में केस नंबर 6 में बच्चा कह रहा है सर यहाँ पर 30,000 रुपए की लिमिट आनी चाहिए जी, ठीक है जी। यहां पर एक बच्चे ने बोला 30,000 रुपए की लिमिट यहाँ पे आनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे 30,000 रुपए की लिमिट यहाँ पे आनी चाहिए, एक बार चेक करते हैं। लोन लिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए लिया, आपने लोन कब लिया? 18 जुलाई 16 को लिया। तो 18 जुलाई 16 को लिया और परचेज कब किया? 15 जनवरी 22 को। तो इसके एंड से, इसका एंड का मतलब क्या है? 31 मार्च 2017। यहां से 5 साल के अंदर घर परचेज करना है। तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो मतलब 31 मार्च 22। तो आपने उससे पहले ही तो परचेज कर लिया। ये जो नालायक बच्चा 30,000 रुपए कह रहा है ना, वो पता 5 साल कहां से काउंट कर रहा है? वो 5 साल यहां से काउंट कर रहा है। तो 5 साल यहां से काउंट नहीं करने आपने, याद करो 5 साल काउंट करने हैं जिस ईयर में तुमने लोन लिया उसके एंड से 5 साल। तो यहां पे आपने लोन लिया, उसका एंड 31 मार्च 17 है, यहां से 5 साल निकालोगे तो 31 मार्च 22 है। उससे पहले आपने घर परचेज कर लिया तो लिमिट 2 लाख रुपए की मिलेगी। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है जी, डन। उसके बाद सर स्लाइड नंबर 35 में टैक्स समझा दो एक बार कैसे आया है। स्लाइड नंबर 35, स्लाइड नंबर 35, 35, 35, स्लाइड नंबर 35 एक बार ये देख लेते हैं जी। स्लाइड नंबर 35 ये बच्चे का डाउट है जी, एक बार स्लाइड नंबर 35 भी देख लेते हैं। अब यहां पे एक बार चेक करो, यहाँ पे 3/4 पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 1/4 पोर्शन लेट आउट है। तो अगर 1/4 लेट आउट है तो पहली बात तो इनकी 1/4 वैल्यू निकाल लो। अब अगर मैं इनकी 1/4 वैल्यू निकाल लूंगा तो 1 लाख आएगा, फिर 1,10,000 आएगा, फिर 1/4 में 1,10,000 के बाद यहाँ पे आई थिंक 95,000 आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर 10,000 पर मंथ है और 1 महीने की वैकेंसी है तो 9 महीने का रेंट आ गया, मतलब 11 महीने का आ गया। तो 10,000 मल्टीप्लाई 11, तो AR जो आ गया वो 1,10,000 आ गया। अब इसके बेस पे आप क्या कर दोगे? GAV निकाल दोगे। म्युनिसिपल टैक्स कितना है? 10% है, 50% पेड बाय ओनर है। अब 10% किसका? 10% म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 1,10,000। गलती से 440 का मत निकाल देना, क्योंकि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पोर्शन है उसमें तो म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिलती नहीं है ना।
जो लेट आउट वाला पोर्शन है उसकी मिलती है। तो लेट आउट वाले पोर्शन की म्युनिसिपल वैल्यू क्या है? 1,10,000। तो इसका 10% निकालोगे 11,000 आएगा। उसका 50% ओनर ने पे किया, तो 5500 रुपए ओनर ने पे किया होगा। तो 5500 रुपए अगर आप चेक करोगे यहां पर म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे जी। सिंपल है जी, डन है जी, सिंपल है। एक बार इसको मैं पैक कर रहा हूं फटाफट से। तो ये पॉइंट हमारा यहां पे खत्म हो चुका है, इसको डन कर दो जी। उसके बाद फिर एक बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा, डाउट 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 कहां गया सर? पेज नंबर 14 पे एग्जाम्पल सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 6। तो पेज नंबर 14 पे केस नंबर 2 और केस नंबर 6 है जी। तो पेज नंबर 14 पे केस नंबर 2 है और केस नंबर 6 है। क्या डाउट है एक बार चेक कर लेते हैं जी। इधर देखो ध्यान से, एक बार फटाफट से आओ जी। अब एक बार फटाफट से यहां पे चेक करो, इधर देखो ध्यान से। अब ये FRV MV इनमें से हायर क्या है? 3,10,000 है। फिर SR इनमें से लेस क्या है? 2,10,000 है। 2,10,000 पे क्या निकल के आ रहा है? 2,10,000 पे मेरा ER निकल के आ रहा है, ठीक है ना। 2,10,000 पे क्या है? मेरा ER निकल के आ रहा है। डन, ये मेरा ER आ गया। AR कितना है? 20,000 पर मंथ है। वैकेंसी 3 महीने की है, 3 महीने की वैकेंसी है, तो मतलब 9 महीने का रेंट मेरे को मिला है। 9 महीने का रेंट हो गया 1,80,000। तो AR मेरा आ रहा है 180, ER मेरा 260 है। अब AR मेरा कम आ रहा है, तो ये मत कहना रीजन वैकेंसी है। हेलो ओए ओ, आपने पता डाउट क्यों पूछा है? आप क्यों ये मेरे से डाउट पूछ रहे हो? क्योंकि आपको लग रहा है रीजन वैकेंसी है। तो क्वेश्चन में वैकेंसी देने से रीजन वैकेंसी नहीं होगा। वैकेंसी क्या पता लगेगा? अगर ये 3 महीने की वैकेंसी ना होती तो AR मेरा 240 आता। तो अगर वैकेंसी ना होती तो भी तो मेरा AR कम ही आता। यार एक बात मेरे को बताओ, अगर वैकेंसी नहीं है, मान लो वैकेंसी नहीं है, तो भी तो मेरा AR 240 ही आ रहा है। अब अगर तो भी मेरा 240 है और वैकेंसी होने के बाद भी कम आ रहा है, तो वैसे ही कम आ रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा रीजन वैकेंसी कहां है? रीजन वैकेंसी है या नहीं वो कैसे पता लगेगा? कि अगर वैकेंसी ना होती तो मेरा AR ज्यादा आता, अब मेरा AR कम आ रहा है, तो रीजन वैकेंसी है। यहां तो वैकेंसी है तो भी कम आ रहा है, वैकेंसी नहीं है तो भी कम आ रहा है, तो रीजन वैकेंसी नहीं है, अदर रीजन है। तो GAV जो बनेगा वो ER बनेगा। ER मतलब 260 बनेगा, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्वेश्चन नंबर 6 में एक बच्चे ने डाउट पूछा मुझसे। 6 में आ गया इनमें से हायर 290, इनमें से लेस आपका 290। तो 290 मेरा बन गया ER। ER मेरा कितना बन गया? 290 बन गया। फिर AR 35,000 पर मंथ है, 3 महीने की वैकेंसी है, 1 महीने का अनलाइज रेंट है, तो मतलब 4 महीने का मेरे को मिला है। तो अगर 4 महीने का मेरे को नहीं मिला है, तो 35,000 में 8 महीने मल्टीप्लाई करूंगा, तो 35,000 मल्टीप्लाई 8, ये हो गया 2,80,000। अब मेरे को सारे बच्चे बोला 280 है, AR मेरा 280 है, ER मेरा 290 है, तो AR मेरा कम है। अब अगर AR मेरा कम है तो रीजन चेक करना है। अब सोच के बताओ, अगर ये 3 महीने की वैकेंसी नहीं होती तो क्या आपको नहीं लग रहा AR मेरा ज्यादा हो जाता? हेलो भाई साहब इधर, अगर ये 3 महीने की वैकेंसी नहीं होती तो आपको नहीं लग रहा AR मेरा ज्यादा हो जाता? हो जाता। तो अगर 3 महीने की वैकेंसी ना होती तो AR मेरा ज्यादा हो जाता, अब कम आ रहा है, तो रीजन वैकेंसी है। तो रीजन वैकेंसी है तो AR ही GAV है। तो 2,80,000 पे मेरा GAV निकल के आ गया, जो मेरा AR है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट आपने मुझसे पूछा था, ये पॉइंट आपने मुझसे पूछा था। डन, इसको पैक करते हैं। आप एक बार फटाफट से आओ। आपने मुझसे, फिर एक बच्चे ने यहाँ पे डाउट मुझसे पूछा है, भाई मेरे को तो लग रहा है तुम्हारा पूरा हाउस प्रॉपर्टी डाउट है भाई। बिल्कुल ही नालायक बच्चे हैं, कसम लगे माता रानी की। मैं बिल्कुल नहीं उम्मीद कर रहा था कि आपके हाउस प्रॉपर्टी के अंदर भी ऐसे डाउट आएंगे। भाई साहब तुम्हारा तो बुरा हाल होया पड़ा है भाई साहब, पेपर तुम्हारे अभी आने वाले हैं। हे भगवान, मैं क्या करूं भगवान, आप मेरे को बताओ भगवान, क्योंकि मेरी समझ से परे है भगवान, मैं नहीं समझ पा रहा भगवान, क्या करोगे आप? इधर देखो ध्यान से। अब यहां पे GAV 8 लाख रुपए, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2 लाख, पेबल बाय ओनर माइनस नहीं करने, पेड बाय टेनेंट माइनस नहीं करने। तो इसमें तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है भाई? पेड बाय ओनर माइनस करने हैं, तो 8 लाख में से 2 लाख जाएंगे, बस 8 लाख में से 2 लाख जाएंगे तो 6 लाख रुपए। फिर 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन 180, 420 की इनकम आ गई, 420 की इनकम आ गई भाई साहब। बताओ, पेड बाय ओनर माइनस करने हैं, तो पेड बाय ओनर ही तो माइनस करने हैं। इसमें पेबल और पेड बाय टेनेंट क्यों लेके चलोगे? पेड बाय ओनर साफ साफ दिए तो हुए हैं, तो वही माइनस करोगे बस। भाई पेबल मैं क्यों करूंगा? तेजस कह रहा है पेबल क्यों करूंगा यार? जब मैंने तुम्हें कल बताया कि जब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते हैं तो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर माइनस करते हैं, तो पेड बाय ओनर माइनस करते हैं, तो पेबल कहां से आएंगे? पेबल का मतलब होता है मुझे पे करने हैं। गवर्नमेंट कह रही है अगर पे कर चुका है
तो माइनस कर, पेबल वालों की यहां माइनस नहीं होगा जी। एक बच्चे का है सर पेज नंबर 22 में पार्ट नंबर 1, पेज नंबर 22 में पार्ट नंबर 1। भाई पेज नंबर 22 में पार्ट नंबर 1 भी देख लो यार एक बार। इनमें से हायर क्या है, ये है। इनमें से लेस क्या है, इनमें से लेस है ये। तो मेरा ER आ गया 380, ER 380 आ गया। ER 40,000 पर मंथ है, एक महीने की वैकेंसी है, तो एक महीना हटा दो, मल्टीप्लाई 11, तो 4,40,000 आ गया। तो अगर AR ज्यादा है तो AR ही GAV होगा। अब अगर AR ज्यादा है तो AR ही GAV होगा, तो 4,40,000 पे GAV है। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स 10% पेड बाय टेनेंट है, तो माइनस ही नहीं करूंगा। तो बताओ इसके अंदर क्या दिक्कत है, 440 म्युनिसिपल टैक्स माइनस नहीं होंगे, 30%। भाई अगर ये भी डाउट है ना, अगर ये भी डाउट है, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता बट ये गलत डाउट है, ये डाउट होना नहीं चाहिए भाई, ये डाउट नहीं बनता यार, बिल्कुल नहीं बनता ये, ठीक है, ये डाउट बिल्कुल नहीं बनता, ठीक है। ये मेरे को सही बात है, इन्होंने मेरे को लग रहा है ऐसे डाउट पूछ लिया क्या। उसके बाद एक बच्चे का डाउट मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद आ रहा है जी यहाँ पे डाउट है सर जी, हाँ 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 हाँ, पेज नंबर 14 पे केस नंबर 2, पेज नंबर 14 पे केस नंबर 2 मैंने ले लिया जी। उसके बाद फिर इलस्ट्रेशन नंबर आपका, इलस्ट्रेशन नंबर 5 है ICAI के मॉड्यूल का, ICAI के मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है ना, मेरे क्वेश्चन बैंक के अंदर भी वो दिया होगा, क्वेश्चन बैंक के अंदर ये रहा। तो ये क्वेश्चन बच्चे का डाउट है जी, ये क्वेश्चन बच्चे का डाउट है, ये रहा क्वेश्चन जी। तो ये बच्चे का एक डाउट है जी। डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड का रीजन, डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड का भाई मेरे एक ही रीजन होता है, आपका बिजनेस और प्रोफेशन की वजह से आप कहीं आपकी ट्रांसफर हो रही है, तो आपकी कहीं भी ट्रांसफर हो रही है तो पीछे जो तुम्हारा घर खाली पड़ा है उसको डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हैं जी, ठीक है जी। अब एक बार यहाँ पे चेक करना, ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 एक बच्चे का डाउट है। तो उसने बोला है गणेश की प्रॉपर्टी है, उसका म्युनिसिपल वैल्यू 250 है, फेयर रेंटल 2 है, तो 2 और 250, इनमें से हायर क्या बनेगा, 250 बनेगा, इनमें से हायर क्या बनेगा, 250 बनेगा। फिर स्टैंडर्ड रेंट जो यहाँ पे है वो 210 है, तो इनमें से लेस क्या बनेगा, 210 बनेगा, तो ये 210 आ गया, तो ER जो है वो मेरा 210 आ गया। फिर वो कह रहा है प्रॉपर्टी लेट आउट की है 20,000 पर मंथ है, और टेनेंट ने खाली कर दी 31 जनवरी 25 को, और अनरियलाइज रेंट जो है 20,000 पे है, और वो कह रहा है सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब एक बात मेरे को बताओ, 31 जनवरी को वेकेंट की, तो फरवरी और मार्च 2 महीने वेकेंट है, तो 2 महीने तो वो हो गया, और 1 महीने का अनरियलाइज रेंट भी तो है। अब इस बच्चे ने डाउट में ये पूछा है, इस बच्चे ने सर क्वेश्चन करवा दो, ये क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं। अब जो डाउट है जिस कई उनके तो वो डाउट है, बट तुम्हारे लिए तो वो क्वेश्चन नहीं है, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, अब उनका डाउट है बट ये तुम्हारे लिए तो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। तो इधर देखो ध्यान से, अब उस बच्चे ने ना मेरे से डाउट ये पूछा था कि सर यहाँ पे इन्होंने 10 महीने का रेंट क्यों नहीं लिया, 9 महीने का रेंट क्यों लिया। मेरे बच्चे लिया 10 महीने का ही है, बट 1 महीने का तो अनरियलाइज रेंट भी है ना। अब अगर 1 महीने का अनरियलाइज है, क्योंकि 20,000 रुपए अनरियलाइज है, और 2 महीने वैसे ही वेकेंट है, तो 2 और 1 महीने का अनरियलाइज 3 महीने हो गए, तो 9 महीने का रेंट आ गया ना 1,80,000। अब 9 महीने का रेंट 1,80,000 आ गया, डन आ गया। अब अगर ये 2 महीने की वैकेंसी ना होती तो मेरे को 40,000 रुपए और मिल जाते, तो मेरा AR ज्यादा हो जाता ER से, मतलब 2,10,000 से मेरा ज्यादा हो जाता। भाई एक बात मेरे को बताओ, मेरा ER कितना आ रहा है, ER 210 आ रहा है, AR 9 महीने का आ रहा है 180, अब 180 आ रहा है। अगर 2 महीने की वैकेंसी ना होती तो मेरे 40 और मिलते, तो मेरे 220 हो जाते, तो मेरा AR ज्यादा हो जाता, बट अब कम आ रहा है, तो रीजन वैकेंसी है, तो मेरा AR ही GAV बनेगा। तो ये रहा 1,80,000 मेरा यहाँ पे GAV बनेगा जी, ठीक है जी, 1,80,000 मेरा यहाँ पे GAV बनेगा। ये पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये रहा 1,80,000, ठीक है जी। उसके बाद एक बच्चे का डाउट ये है कि सर पेज नंबर 31 पे लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में 2/3 होगा ना रेंट का, रेंट का 2/3 क्यों होगा भाई, क्या हो गया तुम्हें। इधर सुनो ध्यान से, इधर सुनो, एक बच्चा कह रहा है सर पेज नंबर 31 पे, इधर देखो ध्यान से, अब देखो डाउट देख लो तुम्हारे कैसे कैसे आ रहे हैं। कह रहे हैं गाबा, ओए गाबे एक बात बता, गाबे 2/3 पोर्शन लेट आउट है,
1/3 पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो तूने इसका 2/3 कर दिया, इसका 2/3 कर दिया, इसका 2/3 कर दिया, तो AR का तूने 2/3 क्यों नहीं किया? अबे मेरे नालायक बच्चे, AR का 2/3 क्यों होगा? AR तो होता ही लेट आउट वाले पोर्शन का है। AR तो लेट आउट वाले पोर्शन का ही होता है। AR कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड का थोड़ा होता है। मतलब मैं खुद के घर में रह रहा हूं, किराया पे कर रहा हूं, कोई बात बन रही है? FR भी पूरी प्रॉपर्टी का होता है, MV पूरी प्रॉपर्टी का होता है, SR पूरी प्रॉपर्टी का होता है, बट AR तो होता ही लेट आउट वाले पोर्शन का, तो AR तो पहले से ही 2/3 पोर्शन का दिया हुआ है। नालायक, अब ऐसे ऐसे डाउट पूछोगे मेरे से तुम कि इसको 2/3 क्यों नहीं किया? ठीक है जी। उसके बाद अगर एक बच्चे ने फिर डाउट पूछा, सर पेज नंबर 14 वाला एग्जांपल हमारा हो गया जी, पेज नंबर 14 पे हो गया हमारा, पेज नंबर 43, पेज नंबर 43 पे एक बच्चे ने मेरे से पूछा है, सर केस नंबर 6 बता दो। पेज नंबर 43 पे केस नंबर 6, वो मैंने बता ही दिया जी, केस नंबर 6 बता दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 47 पे क्वेश्चन नंबर 2, तो पेज नंबर 47 पे क्वेश्चन नंबर 2, ये बच्चे का डाउट आया जी। पेज नंबर 47 पे क्वेश्चन नंबर 2 जी, आ जाओ पेज नंबर 47 पे एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, फटाफट से आओ जी। हेलो भाई साहब, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार यहां पे चेक करना, लोन आपका जो है, लोन 15 लाख रुपए का है, 10% पर एनम है। लोन लिया 1 नवंबर 18 को और परचेज किया लेट आउट हाउस की कंस्ट्रक्शन पर्पस, सॉरी पर्पस जो है वो लेट आउट हाउस की कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है 25 दिसंबर 24 को, आपने कोई रीपेमेंट नहीं की, आपको डिडक्शन बतानी है प्रीवियस ईयर 24-25 की। अब एक बार मेरे को सारे के सारे बच्चे फटाफट से बताओ जी। हेलो भाई साहब, ओए इधर सुनो ध्यान से, एक बार सारे के सारे बच्चे बताओ। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, आप यहां पे देखो, आपने 1 नवंबर 18 को लोन लिया, तो ये आपका 18-19 है, ये 19-20 है, ये 20-21 है, 21-22 है, 22-23 है, 23-24 है, 24-25 है। आपका जो घर कंप्लीट हुआ वो 24-25 में हुआ, तो 24-25 में घर कंप्लीट हुआ, तो आप अगर डिडक्शन की बात करोगे तो यहां पे डिडक्शन जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 15 लाख रुपए का 10%, तो 1.5 लाख रुपए यहां पे आ गया। और जब लोन लिया 1 नवंबर 18 को, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, उस साल में 5 महीने का इंटरेस्ट हो गया 62,500, फिर हर साल 1.5 लाख रुपए हो गया। अब पता है तुम्हें क्या डाउट आया होगा? पता तुम्हें क्या डाउट आया होगा? मेरे से पूछ लो क्या डाउट आएगा। सर जी, मैं कहा हाँ जी सर, काबा सर, यार एक बात बताओ, यहां पे जो कंस्ट्रक्शन खत्म हो रही है वो तो 1 2 3 4 5 साल के बाद हो रही है, तो आपने कहा था 5 साल में कंस्ट्रक्शन खत्म होनी चाहिए, तो 5 साल में कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं होगी तो 30,000 रुपए की लिमिट होती है। मेरे बाबू वो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में था, वो किसमें था? वो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में था, वो लेट आउट वाले केस में नहीं था। ये लेट आउट वाला केस है, और लेट आउट वाले केस में कोई 5 साल की लिमिट नहीं होती। लेट आउट वाले केस में कोई 5 साल की लिमिट नहीं है कि 5 साल में तुम्हें कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी है, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में होता है। ये लेट आउट वाला क्वेश्चन अगर आप चेक करोगे, लेट आउट वाला है, तो यहां पे तो 5 साल के बाद भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पे 1.5 लाख ये हो गया, ये सारा प्री वाला हो गया, अलाउड करेंगे 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर, तो 1,62,500 और 1.5 लाख, पूरा का पूरा 3,12,500 अलाउड हो जाएगा, क्योंकि लेट आउट वाला केस है, क्योंकि ये लेट आउट वाला केस है। सर आपने सेक्शन 27 डीम्ड ओनर नहीं बताया, क्योंकि डीम्ड ओनर वाली बातें जब आप क्लबिंग का लो करेंगे, वाइफ, सन्स वाइफ, माइनर बच्चा, तो वो सारी की सारी बातें डीम्ड ओनर की उसके साथ में हम डिस्कस करते हैं इसका जी। पेज नंबर 19 पे क्वेश्चन नंबर 5 बता दो जी। पेज नंबर 19 पे आई थिंक ये लास्ट डाउट है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन करेंगे जी। पेज नंबर 19 पे क्वेश्चन नंबर आपका है 5 बता दो, तो पेज नंबर 19 पे क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा भाई? हेलो ओए, ये बता चुका हूं, अच्छा नहीं बताया, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बताया जी। चलो 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 फटाफट से आओ जी, ये लास्ट डाउट है जी, ये लास्ट डाउट है, इसके बाद फिर हम क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जी, क्योंकि मेरे ख्याल से जितने भी आपके ऑलमोस्ट डाउट्स थे वो सारे पीडीएफ के तो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ जी, पेज नंबर 9 पे 14 पे क्वेश्चन नंबर 5, यही था ना? क्या पेज नंबर 19 था? हाँ यही था ना, क्वेश्चन नंबर 5 यही था जी। एक बार चेक करो, इनमें से हायर 4.5 लाख, इनमें से लेस
3,80,000, तो ईआर बनेगा 380 बनेगा जी। फिर एआर 40,000 पर मंथ है, अनरियलाइज रेंट 5 महीने का है, तो आपको रेंट मिला 7 महीने का, तो 7 महीने का आएगा 2,80,000। अब यहाँ पे 280 आ रहा है, अब मेरे को सारे बच्चे बोलो 280 आ रहा है। हेलो भाई साहब 280 आ रहा है। अब एआर कम आ रहा है, बट रीजन वैकेंसी नहीं है, रीजन क्या है? अनरियलाइज रेंट। अब अगर रीजन अनरियलाइज रेंट है तो गवर्नमेंट ने कहा फिर सिंपल सी बात है, रीजन वैकेंसी तो नहीं है, फिर ईआर जीए बनेगा, तो जीए बनेगा 380। अब 380 तुम्हारा जीए भी है, और बस उसमें से म्युनिसिपल टैक्स तो यहां पे है ही नहीं जी, तो ये 380 तो है। पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 पे कौन सा है? यही तो है, पेज नंबर 19 पे क्वेश्चन 5। पेज नंबर 19 में क्वेश्चन, अबे पेज नंबर 19 पे तो क्वेश्चन 5 यही तो है, उसी को तो यहां सोल्व किया हुआ है। क्या हो गया तुम्हें? पेज नंबर 19 पे तो वही है, ऊपर वाला ही तो है। चलो अब एक बार यहां पे आ रहे हो सारे के सारे बच्चे जी। अब ये रहा क्वेश्चन बैंक, अब आ जाओ क्वेश्चन बैंक के ऊपर आओ जी। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन बैंक पे आओ। अब क्वेश्चन बैंक से मैं तुम्हें क्वेश्चन जो दूंगा, आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। एक तो हमें, वैसे तो ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, बट इस बार मुझे पेपर में आने की उम्मीद है पूरी पूरी, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे जी। ये क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे, क्वेश्चन बैंक का है, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 9.7 है ये मॉड्यूल का, बट इस बार के पेपर में आने का मुझे उम्मीद है। इस क्वेश्चन को तो आपने चाहे पहले कर भी लिया हो, तो भी आप इस क्वेश्चन को दोबारा से देखोगे जी। ठीक है जी, आओ जी एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 8 के ऊपर आते हैं जी, एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 8 के ऊपर आते हैं। अब अगर गणेश हैज 3 हाउसेस, गणेश के पास 3 घर हैं, all of which are self occupied, the particular of the house for previous year 24-25 are as under। अच्छा एक बात और सुन लो ध्यान से जी, अब सुनो, हेलो भाई साहब सुनो। कल की क्लास में जो हम चैप्टर रिवाइज करेंगे, मैं सोच रहा था पहले मैं कराऊंगा पीजीबीपी, मतलब मेरे दिमाग में था पीजीबीपी, बट मैं सोच रहा हूँ पीजीबीपी में स्टार्ट कराऊंगा, मतलब 21 तारीख को कराऊंगा, क्योंकि फिर उसके बाद ना फिर हम इनकम टैक्स ऑलमोस्ट पैक करेंगे। तो पहले हम कल की क्लास में 2 चैप्टर हम कल रिवाइज करेंगे, एक तो क्लबिंग ऑफ इनकम और एक हम चैप्टर रिवाइज करेंगे सेट ऑफ का। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर मैं कल तुम्हें रिवाइज करा दूंगा, एक तो क्लबिंग ऑफ इनकम वाला चैप्टर मैं तुम्हें रिवाइज करवा दूंगा, और एक सेट ऑफ वाला चैप्टर कल मैं तुम्हें रिवाइज करवा दूंगा। तो कल की क्लास में इन दोनों चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि मैं कई बार पास्ट ट्रेंड देख रहा हूं, क्लबिंग ऑफ इनकम में से बहुत क्वेश्चन बन रहा है जी। मतलब इन्होंने ना क्लबिंग ऑफ इनकम के चैप्टर को टिक कर रखा है कि हम क्लबिंग ऑफ इनकम में से क्वेश्चन बनाएंगे ही बनाएंगे। तो क्लबिंग ऑफ इनकम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत छोटा सा बट इंपॉर्टेंट है। तो क्लबिंग ऑफ इनकम और सेट ऑफ, इन दोनों को हम कल वाली क्लास में लेके चलेंगे जी। ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से आ जाओ जी, एक बार आप फटाफट से आ जाओ जी। अब यहां पे एक बार फटाफट से आओ। अब यहाँ पे 3 घर हैं, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3 है। अच्छा अब ये तीनों के तीनों ना आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं। मेरे को सारे के सारे बच्चे बताओ जी। हेलो भाई साहब इधर देखो ध्यान से। सर टोटल इनकम वाला सम नहीं आते, वो हो जाएगा भाई। जो 22 तारीख से तुम्हारी सीरीज स्टार्ट होगी ना, उसमें तुम्हारे सारे चैप्टर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आप एडिशनल क्वेश्चन की टेंशन मत लेना, क्योंकि 22 तारीख से लेके 25 अप्रैल तक मुझे कुछ नहीं करना। जितने भी रात को सेशन होंगे हमारे 20 या 25 दिन जितने भी होंगे, उसमें डेली क्वेश्चन ही करने, उसमें प्रोविजन ही नहीं करने। ठीक है ना, तो आप टेंशन मत लें, उसमें सभी चैप्टर के क्वेश्चन होंगे, चाहे वो टोटल इनकम वाले हैं, चाहे वो पीजीपीपी वाले हैं, चाहे वो कैपिटल गेन के हैं, चाहे वो सैलरी वाले हैं, उसमें सभी क्वेश्चन होंगे। आप ये बात ध्यान दें। ठीक है, अच्छा अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक बात मेरे को बताओ, अब ये 3 घर आपके पास हैं, अब ये 3 घर हैं। अच्छा अब ये कह रहा है कि तीनों के तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं। मेरे को ये बता दो, क्या तीनों को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं? जल्दी बताओ, क्या हम तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं? नहीं मान सकते। तीनों को हमें
क्या लेट आउट मान सकते हैं? नहीं। जब वो कह रहे तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो लेट आउट कैसे मान लोगे? बट याद करो मैंने कहा था कि दो को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं, एक को लेट आउट मानना पड़ेगा। अब दो को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, एक को लेट आउट मानना पड़ेगा। तो इन तीनों में से किस घर को हमें लेट आउट मानना है और किसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो याद करो, आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर भी एक क्वेश्चन करवाया था और मैंने वहां पर भी कहा था कि आपने इस क्वेश्चन में करना क्या है। इस क्वेश्चन में पहले आपने तीनों घरों को यह मान के चलना है कि तीनों के तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं। तो अगर मैं तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूंगा तो इनकम कितनी आएगी वो निकाल लो। फिर अगर मैं तीनों को लेट आउट मानूंगा, अगर मैं तीनों को लेट आउट मानूंगा तो इनकम कितनी आएगी वो निकाल लो। फिर परमोटेशन कॉम्बिनेशन बनाओ। कैसे? हाउस 1 हाउस 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना, हाउस 3 को लेट आउट माना, तो कंबाइन करके इनकम कितनी आ रही है। फिर हाउस 1 हाउस 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना, हाउस 2 को लेट आउट माना, कंबाइन करके देखो इनकम कितनी आ रही है। फिर हाउस 2 हाउस 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना, हाउस 1 को लेट आउट माना, तो इनकम कितनी आ रही है वो देखो। तो जहां कम से कम इनकम आ रही होगी जिस ऑप्शन में, वो ऑप्शन तुम्हारे लिए बेस्ट होगा जी। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। और कमाल की बात है, ये क्वेश्चन तुम्हें दोनों स्कीम से करना है, नॉर्मल स्कीम से भी करना है, डिफॉल्ट स्कीम से भी करना है। और तुम सब जानते हो फर्क क्या पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा कि नॉर्मल स्कीम में इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाती है सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में, बट डिफॉल्ट स्कीम में इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में, अगर आपको याद आ रहा हो जी। ये दोनों स्कीम से हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। अब एक बार यहां पे फटाफट देख लो जी। सबसे पहले ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम ये करते हैं, इन तीनों को ना हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेते हैं। एक बार ऐसा करते हैं, इन तीनों को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेते हैं और हमें एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमने नॉर्मल स्कीम ली है। अभी हम डिफॉल्ट की बात नहीं कर रहे, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने नॉर्मल स्कीम ली है। क्या मान के चल रहे हैं कि हमने क्या किया है? हमने नॉर्मल स्कीम ली है। बात समझ में आ रही है? हमने नॉर्मल स्कीम ली है। अब एक बार यहां पे चेक करो, देखो जी, सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान देना। अगर मैं तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानता हूं तो भाई ये तो कन्फर्म है, जीएवी नील, जीएवी नील, जीएवी नील, जीएवी नील, नील नील। अच्छा, फिर म्युनिसिपल टैक्स आएगा नहीं, एनएवी नील, 24A नील, सिर्फ 24B इंटरेस्ट माइनस होगा। अब यहां पे देखो, यहां तो इंटरेस्ट है नहीं, यहां 55,000 रुपए का इंटरेस्ट है, बट यह है रिपेयर वाले केस में। अब रिपेयर वाले केस में तुम सब जानते हो सेल्फ ऑक्यूपाइड में 55 की लिमिट नहीं होती, 30,000 रुपए की लिमिट होती है। तो इस केस में 30,000 रुपए का लॉस आएगा। और यहां पे आपका परचेज वाला केस है तो पूरा का पूरा 175 आएगा। तो अगर मैं तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानता हूं तो पहले घर की इनकम तो नील आएगी, दूसरे में 30,000 रुपए का लॉस आएगा और तीसरे में 1,75,000 का लॉस आएगा। इस तरह से काम होगा अगर मैं तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेता हूं, ठीक है नहीं। अच्छा, अगर मैं अब तीनों को लेट आउट मानता हूं, अब अगर मैं तीनों को लेट आउट मानता हूं तो मुझे इनकम निकालनी पड़ेगी। अब देखो जी, इनमें से हायर 375, इनमें से लेस 350, तो यही मेरी जीएवी बन गई 350। क्योंकि एआर मेरे को पता नहीं ना, एआर तो है ही नहीं क्योंकि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो एआर तो हो ही नहीं सकता, तो यही मेरी जीएवी आ गई। फिर इनमें से हायर, इनमें से लेस, तो 360 मेरी जीएवी आ गई। इनमें से हायर 380, इनमें से लेस, इनमें से लेस क्या बन गया? 375, तो 375 मेरी जीएवी आ गई। तो यहां पे जीएवी आ गई मेरी, यहां पे जीएवी आ गई 350, यहां पे जीएवी आ गई मेरी 360 और यहां पे जीएवी मेरी आ गई है 375 मेरी जीएवी आ गई। फिर म्युनिसिपल टैक्स 12%, 8%, 6%। अब म्युनिसिपल टैक्स म्युनिसिपल वैल्यू का निकाल के माइनस कर दो। तीनों के सेल्फ ऑक्यूपाइड कैसे मान सकते हैं? तो उसने बोला है ना, अरे मेरे नालायक बच्चों, उसने बोला तो है कि तीन घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं। अब आपको बेनिफिशियल निकालना, तो बताओ कैसे निकालोगे? यही तो मानोगे ना कि एक बार तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड तो इनकम कितनी आएगी, फिर तीनों लेट आउट तो इनकम कितनी आएगी, तभी तो कॉम्बिनेशन बनाओगे और वहीं से तो बेनिफिट निकल के आएगा। अकॉर्डिंगली तुम ऑप्शन चूज करोगे जी। अब यहां पे एक बार चेक करना, देखो यहां पे जी, देखो आपका ये जीएवी आ गई, ये म्युनिसिपल टैक्स आपने माइनस कर दिया, ये आपकी एनएवी आ गई, फिर 24A की डिडक्शन माइनस कर दी, फिर 24B, यहां पूरा 55। अच्छा, यहां पूरा 55 क्यों है? क्योंकि लेट आउट वाले केस में कोई 30,000 रुपए की लिमिट नहीं होती। अब लेट आउट वाले केस में कोई 30,000 रुपए की लिमिट तो होती नहीं है, तो लेट आउट वाले केस में तो पूरा 55 आएगा और यहां पर 175 आएगा। तो ये इनकम आ गई अगर मैं तीनों को लेट आउट मान के चल रहा हूं।
ठीक है ना। अगर मैं तीनों को लेट आउट मान के चल रहा हूं तो ये इनकम मेरी आ गई जी। अगर ये इनकम मेरी आ गई, अगर मैं तीनों को लेट आउट मान के चल रहा हूं। अच्छा, अगर मैं तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के चल रहा हूं तो फिर तो ये आपका निकाला ही था। ये देखो जी, अब मेरे को सारे बच्चे बताओ, इधर देखो ध्यान से जी। वी टेक 30,000 ऑफ डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट। यस, सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो 30,000 है ना, क्योंकि रिपेयर वाला केस है। लेट आउट वाले केस में कोई लिमिट नहीं है। लेट आउट वाले केस में पूरा 55 है, बट सेल्फ ऑक्यूपाइड में 55 की लिमिट नहीं है। 30,000 मुझे मैक्सिमम मिलेगा जी। सर 3 केस नहीं बना सकते, सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट। भाई इतना लंबा क्वेश्चन क्यों करोगे बताओ तुम? मतलब तुम यही तो अल्टीमेटली तुम कहना क्या चाह रहे हो, वही कहना चाह रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं। अल्टीमेटली तुम 3 बार क्वेश्चन करने की बात कर रहे हो, पता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड, फिर तुम लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड। जब 3 बार इनकम, तुम क्या कर रहे हो? तुम अल्टीमेटली वही तो कर रहे हो। क्या तुम तीनों को एक बार सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मान रहे? तो बेटर क्या है, तीनों को एक बार सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, तीनों को एक बार लेट आउट मान लो, फिर कॉम्बिनेशन कर लो। बात तो तुम एक ही कर रहे हो। चलो अब एक बार यहां पे देखना जी, अब एक बार यहां पे देखना। अब यहां पे इनकम आ रही है आपकी ये वाली, अब यहां पे इनकम आ रही है ये। और अगर मैं बात करता हूं सेल्फ ऑक्यूपाइड, यहां तो नील है, यहां 30,000 का लॉस है, और यहां 1,75,000 रुपए का लॉस है। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे आंसर देना। ये आ गया जी। अगर मैं तीनों को लेट आउट मानूंगा तो ये है, अगर मैं तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूंगा तो ये है जी। पहले बताओ, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ जी, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? डन, यहां तक क्लियर है? अब एक बात मेरे को सोच के बताना, अब यहां पे आपने तीनों को लेट आउट माना तो इनकम ही आ गई, तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना तो अपने इनकम ये निकल के आ गई, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन बनाओ, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या? अगर मैं इन दोनों को लेट आउट मानू, सॉरी, अगर मैं इन दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानू तो इसको मुझे लेट आउट मानना पड़ेगा। बोलो हाँ भाई। अगर मैं हाँ जी, फटाफट से बताओ। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर मैं इन दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूं, हेलो भाई साहब इधर, अगर मैं इन दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानता हूं तो तीसरे को मुझे लेट आउट मानना पड़ेगा। तीसरे को लेट आउट मानना पड़ेगा तो 7,3,6,4,0 में से 30,000 रुपए का लॉस अगर मैं माइनस कर दूंगा तो आप चेक करना, 7,3,6,4,0 में से 30,000 रुपए का लॉस माइनस कर दूंगा तो नेट इनकम आएगी, नेट इनकम आएगी 43,640 रुपए की मेरी इनकम आएगी ऑप्शन 1 में। कौन सा ऑप्शन 1? ऑप्शन 1 ये कि हाउस 1, हाउस 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस 3 को मैंने माना लेट आउट। ये मेरा ऑप्शन 1 है जी। ये मेरा क्या है? ये मेरा ऑप्शन 1 है। डन। अब आ रहे दूसरे पर आओ। फिर दूसरा ये है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि अगर मान लो मान लो इनको, हाँ जी, अगर मैं इन दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूं तो इसको मुझे लेट आउट मानना पड़ेगा। बोलो हाँ भाई। अगर मैं इन दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूं तो इसको मुझे लेट आउट मानना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानता हूं तो 175 और 30 टोटल बन रहा है 2,05,000। बट मैंने क्या कहा था, एक ओनर को 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल सकती है, 2 लाख से ऊपर की नहीं मिल सकती। तो गलती से ना यहां पे 2,05,000 रुपए का लॉस माइनस मत कर देना। यहां 2 लाख की लिमिट है, टोटल यहां पे 2,5 आ रहा है, बट लिमिट 2 की है। याद है मैंने कल वाली क्लास में कहा था एक ओनर को टोटल लिमिट 2 लाख की मिलती है। तो 2 लाख का लॉस और 2,19,800, तो 2,19,800 की इनकम में से 2 लाख का लॉस हटा दो तो 19,800 रुपए की इनकम आएगी अगर मैं 2 और 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहा हूं और 1 को मैं लेट आउट मान रहा हूं। ये मेरा दूसरा ऑप्शन है, ये मेरा दूसरा ऑप्शन है। अब तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन ये है, अगर मैं हाउस 1 और हाउस 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानता हूं तो हाउस 2 को लेट आउट मानना पड़ेगा। हाउस 2 कौन सा? 1,76,840। अब 1,76,840 में 175 का लॉस है तो 176,840 में से 175
का लॉस माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे 176840 माइनस में 175। तो भाई साहब मेरे तीसरे ऑप्शन में इनकम आ रही है 1840। 1840 मेरी इनकम किस में आ रही है? अगर मैं 1 और 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूं और अगर मैं 2 को लेट आउट मानूं तो भाई मेरे लिए तो ये वाला ऑप्शन बेस्ट है भाई। भाई हेलो भाई साहब, ओए मेरे लिए तो ना ये वाला ऑप्शन बेस्ट है। हेलो भाई साहब, इधर 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 इधर, मेरे लिए ये वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है क्योंकि यहां पर मेरी इनकम सबसे कम आ रही है। यहां पर मेरी इनकम सबसे कम आ रही है क्योंकि भैया 1840 रुपए की इनकम आ रही है। तो नॉर्मल स्कीम अगर मैं लेके चल रहा हूं तो ये ऑप्शन मेरा सबसे बेस्ट है। ये ऑप्शन मेरा सबसे बेस्ट है भाई कि हाउस 1 और हाउस 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो और हाउस 2 को लेट आउट मान लो। ये ऑप्शन मेरा सबसे बेस्ट है क्योंकि यहां पे इनकम सबसे कम आ रही है जी। डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का पक्का। अच्छा ये नॉर्मल स्कीम में है। अब सोच के बोलना, अगर मैं डिफॉल्ट स्कीम ले रहा होता, अब तुम सारे बच्चे इंटेलिजेंट हो, अगर मैं डिफॉल्ट स्कीम ले रहा होता तो मैं पता है डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में भैया सेल्फ ऑक्यूपाइड में इंटरेस्ट की डिडक्शन तो मिलती ही नहीं है। तो फिर तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो कुछ होता ही नहीं, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में कुछ होता ही नहीं, तो फिर जो हमें कंपैरिजन करना पड़ता सिर्फ लेट आउट वाले में करना पड़ता। तो इसमें सबसे इनकम कम जो आ रही है वो इसमें आ रही है। तो फिर यहां पे ऑप्शन क्या आएगा? अगर मैं डिफॉल्ट स्कीम की बात करता हूं तो 1 और 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो और 3 को लेट आउट मान लो जी। ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है डिफॉल्ट स्कीम के अंदर जी। लव यू, क्या ट्रिक बताइए आपने मेरे को, टेंशन थी यही क्वेश्चन का। तो इसमें ट्रिक क्या है भाई? सिंपल बात है ना ये तो। आप एक बात बताओ यार, 3 घर हैं तो कैसे निकालोगे बताओ? ऐस तो फिर अब 4 घर होंगे, तुम 4 ऑल्टरनेट बनाओगे, 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड 1 लेट आउट, ये 2 ये कैसे काम करोगे बताओ? तो अगर 4 घर भी होंगे ना तो क्या करोगे? चारों को पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, चारों को पहले लेट आउट मान लो, इनकम निकाल लो, फिर कॉम्बिनेशन बना लो, जहां कम से कम इनकम आ रही है वो बेस्ट है। दी बात खत्म जी। सर ये सेकंड इनकम वाली एक बार और बता दीजिए। सेकंड इनकम वाली कौन सी जी? सेकंड इनकम वाली 19,800। हाँ जी, सेकंड इनकम वाली कौन सी? सेकंड इनकम वाली 19,800। भाई 19,800 ऐसे आई ना, देख 2 और 3 को मैंने मान लिया, ये वाला 2 और 3 को मैंने मान लिया सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब अगर मैं 2 और 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहा हूं तो 30,000 रुपए का लॉस, 175 का लॉस, कितने का लॉस आ गया? 2,05,000। बट तुम सब जानते हो 2 लाख से ऊपर की तो लिमिट ही नहीं है। तुम सब जानते हो 2 लाख से ऊपर की तो लिमिट ही नहीं है। अब यहां पे 30 और 175 2 5, बट 2 लाख से ऊपर की लिमिट नहीं है ना, तो 2 लाख यहां पे हम कर सकते हैं बस। अब अगर मैं इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहा हूं तो इसको लेट आउट मानना पड़ेगा। अब 19,800 में से 2 लाख का लॉस हटा दोगे तो 19,800 की इनकम आ जाएगी। ठीक है जी सर, इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? ऐसे ही प्रेजेंट करेंगे, पहले देखो ना, ऐसे प्रेजेंट करेंगे। आपने तीनों को लेट आउट माना तो इनकम निकाल ली, ये इनकम निकाल ली। फिर तीनों को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे तो देखो जी, अगर आप तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे तो आप नील 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 नील, तो आपका तीनों का सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे तो आपका ये आ जाएगा। फिर देखो इन्होंने देखो कॉम्बिनेशन बना रखा है, पहला कॉम्बिनेशन ऐसे, फिर दूसरा कॉम्बिनेशन, फिर तीसरा कॉम्बिनेशन, ये बना तो रखा है इन्होंने कॉम्बिनेशन। डन सर। ऑप्शनल रिजिम और डिफॉल्ट स्कीम में क्या डिफरेंस आएगा? वही तो बता रहा हूं कि ऑप्शनल रिजिम में क्या होगा मेरे बच्चे, आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी, बट डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये आपका डिफरेंस आएगा। चलो अब मैं इसको पैक कर रहा हूं जी। अब ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है। इस बार के एग्जाम के अंदर मेरे को थोड़ा सा उम्मीद है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया क्योंकि मेरे को उम्मीद है जी। ठीक है जी, चलो अब आ जाओ, अगला क्वेश्चन एक हम और कर रहे हैं जो मुझे लगता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन हमारा कहां पर है? एक क्वेश्चन यहाँ पे और था, बढ़िया सा क्वेश्चन था, वो कहां पे है? ये रहा जी, एक क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 जी। एक क्वेश्चन नंबर 11 एक बार आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 11 एक बार सारे के सारे बच्चे एक बार अब खुद एक बार क्वेश्चन पढ़ें फटाफट से जी। मेरे सामने क्वेश्चन पढ़ें जी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट से पढ़ो जी। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी।
सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 एक बार चेक करना जी। क्वेश्चन नंबर 11 है, मिस्टर अपर्णा को ओन ए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन कलकत्ता अलोंग विद हर सिस्टर मिस डिम्पल। तो को ओनर है, ध्यान रखना को ओनर है, ठीक है ना, को ओनर है। एक तो अपर्णा है और एक यहां पे जो है उसकी सिस्टर जो है वो डिम्पल है। तो को ओनर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। वेयर हर सिस्टर फैमिली रिजाइड, ठीक है। तो अपर्णा को ओन ए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन कलकत्ता along with her sister Miss Dimple where her sister family reside, ठीक है। both of them an equal share in the property and the same is used by for self occupation, ठीक है। interest is payable in respect of loan 50 लाख रुपए, 10% taken on 1/4/23 for acquisition of such property. in addition Miss Aparna own a flat in Pune, उसका एक घर पुणे में भी है, in which she and her parents reside। तो ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड आ गया। शी हैज टेकन ए लोन, उसके लिए 3 लाख रुपए का लोन लिया 12% 1/10/23 को फॉर रिपेयर ऑफ द फ्लैट, उसने लिया रिपेयर के लिए। कंप्यूट द डिडक्शन विच वुड बी अवेलेबल टू मिस अपर्णा और मिस डिम्पल अंडर सेक्शन 24B असेसमेंट ईयर 25-26 इफ बोथ एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। मतलब उसने नॉर्मल स्कीम ली है जी। अब मेरे को सारे बच्चे बताओ फटाफट से जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब यहाँ पे डिडक्शन बतानी है। पहले तो मेरे को ये बताओ 50 लाख का लोन लिया 10% है, तो 50 लाख का लोन लिया 10% है, तो भाई 5 लाख रुपए निकल के आ गया जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 5 लाख रुपए यहाँ पे निकल के आ गया, 5 लाख रुपए निकल के आ गया। इक्वल है तो इक्वल का मतलब कितना हो गया? 2.5 लाख रुपए हो गया। बट लिमिट कितनी है? 2 लाख, तो 2 लाख से ऊपर तो मिल ही नहीं सकता, तो ये 2 लाख रुपए का आ गया। फिर यहाँ पे उसने बोला कि उसने अपर्णा का एक और फ्लैट है पुणे में, 3 लाख रुपए का लोन है 12%। अब 12% 3 लाख रुपए, ठीक है नहीं। अब यहां पे बात हो रही है 1 अक्टूबर 23, तो अगर मैं 1 अक्टूबर 23 की बात करूंगा 23-24 मतलब 24-25 में तो पूरे 36,000 आएगा, 24-25 में तो पूरा 36,000 ही आएगा। बट आप सब जानते हो रिपेयर वाले केस में लिमिट कितनी है? 30,000 रुपए की। तो रिपेयर वाले केस में लिमिट है 30,000 की, तो आपको 30,000 रुपए का रिपेयर वाले केस में ये मिलेगा जी। अगर आप चेक करोगे 30,000 रुपए रिपेयर वाले केस में ये मिलेगा। अब 2 लाख वो जो ऊपर वाला घर था, 30,000 ये, टोटल 230 है। बट एक ओनर को मैक्सिमम 2 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी, इसके ऊपर की लिमिट नहीं मिल सकती जी। भाई एक ओनर को मैक्सिमम 2 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी, इसके ऊपर की लिमिट नहीं मिल सकती। बस ये पर ध्यान दो, ये 2 लाख रुपए की हाईएस्ट लिमिट है जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? फटाफट से बता दो जी, जल्दी बताओ मुझे फटाफट से। डन? क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी? क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं? चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। हम यहां पे अब अगले पॉइंट पर आओ। अब यहां पे एक खतरनाक तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर तुम कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मुझे तो करवाना ही पड़ेगा। और वो क्वेश्चन जो है जो मैं आपको दे रहा हूं ये रहा, ये लो जी, ये वाला क्वेश्चन है। एक बार ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 24 करो जी। प्री पीरियड इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया? निशांक इसलिए नहीं लिया ना कि प्री पीरियड लेके करते भी क्या, जब 30,000 रुपए की लिमिट है, मैं अगर मान लो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का प्री पीरियड लूंगा भी, तो 36,000 में मैं प्री पीरियड जोड़ूंगा, तो लिमिट ही मेरी 30 की है, तो जोड़ के भी मैं क्या करूंगा, जब मेरा करंट ईयर का मुझे पूरा नहीं मिल रहा तो प्री का लेके भी मैं क्या करूंगा जी। जल्दी बताओ फटाफट से जी। इनकम टैक्स की क्रक्स बुक आपको 20 या 22 तारीख को लॉन्च कर दूंगा, अभी 2-3 दिन के बाद लॉन्च कर दूंगा, और 2-3 दिन के अंदर आपको जीएसटी का क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा जी। सिर्फ 2 या 3 दिन की बात हो रहा है। मैं 22 तारीख को कंबाइन अनाउंसमेंट करूंगा, 22 तारीख को जीएसटी का क्वेश्चन बैंक भी
और इनकम टैक्स की चार्ट बुक भी। लेकिन कैलकुलेशन में शो तो करेंगे, करना नहीं करना उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको करना है कर दो। आप अगर चेक करोगे मॉड्यूल ने नहीं किया, और मॉड्यूल ने क्यों नहीं किया उसका रीजन है ना, क्योंकि करंट ईयर 36,000 है। आप समझो ना सर, प्री वाला तब लेके आओगे जब तुम्हारा 30 से कम होगा करंट ईयर, क्योंकि मिलनी 30 की है, अब वो तुम्हारा 36 है, तो करंट ईयर की नहीं पूरी मिल पा रही, तो प्री का तो मतलब ही नहीं है। वैसे तुम्हें दिखानी है, दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। मुझे इसका आंसर बताओ फटाफट से जी। सारे बच्चे इसका आंसर बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ। सारे बच्चे पहले अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ, फिर एक गेट टुगेदर रखेंगे दिल्ली में। हाँ जी रोबिन, क्वेश्चन करो फटाफट से, जल्दी करो, तीनों क्वेश्चन फटाफट से करो यार, तीनों क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ फटाफट से। पहले का 86,800, पहले का 86,800 और दूसरे का 78,750, फिर इस तीसरे का 67,200, तीसरे का, चलो बहुत बढ़िया रोबिन, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अब एक बार चेक करते हैं आपने आंसर क्या निकाला इसका, एक बार आपने आंसर क्या निकाला है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, ये राजी, पहले का आपने आंसर निकाला है 86,800, फिर दूसरे का 78,750, तीसरे का 67,200, ये आंसर है जी। यही आंसर आ रहा है आपका? हाँ जी, यही आंसर निकल के आ रहा है, पक्का पक्का बताओ जी, यही है, बोलो, डन। चलो अच्छा, एक बच्चे का डाउट आया था अभी, क्वेश्चन नंबर 26 का डाउट था, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 26 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ये लो, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 26, एक बार ट्राई करना सारे बच्चे, एक बार क्वेश्चन नंबर 26 ट्राई करो जी, सारे बच्चे एक बार फटाफट से क्वेश्चन नंबर 26 ट्राई कर लो जल्दी, क्वेश्चन नंबर 26 ट्राई कर लो जी। सर आप बताओ पड़े कहाँ भिजवाने हैं आपके लिए, पेड़े कहाँ भिजवाने हैं आपके लिए। सोन बस तुम पास हो जाओ यार, पेड़े तो आ गए मेरे पास, सारी मिठाई विठाई तो वैसे आ गई, जिस दिन तुम पास हो गए ना, तुम्हारे पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी के आंसू आ गए, तो बस काम खत्म हो गया, मेरी सारी मिठाई विठाई आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी करो फटाफट से जी। सर उसमें एमबी 12 मंथ का लेना होगा या नहीं नहीं, एमबी तो ऑलवेज 12 मंथ का आता है जी। म्युनिसिपल वैल्यू एसआर
और आपका एफ आर बी, ये पूरे 12 महीने की होती है। ए आर जो होता है वो उतने महीने का होता है जितने महीने आपने किराया दिया जी। नहीं लाएगा, क्यों नहीं लाएगा यार? तीनों घर सेल्फ ऑक्यूपाइड कहां पे हैं? क्वेश्चन नंबर 24 में उसने कहां लिखा है? ये वो क्वेश्चन नहीं है। अरे मेरे नालायक बच्चे रे, क्या नाम है रे तेरा? कुणाल। कहाँ है बेटे? तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड बेटे। मैं भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लूं बेटे, मेरे से कहीं गलती हो गई हो। एक्स ओ ती हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन दिल्ली, पर्टिकुलर ऑफ द हाउस आर एज अंडर। ओके, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑल द थ्री प्रॉपर्टी। कहीं भी सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं लिखा। रट लिया बच्चे ने क्वेश्चन कि जहां भी तीन घर होंगे तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है, तीनों को लेट आउट मानना है। नालायक। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा जी? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट से बताओ। अब पहले तो मेरे को ये बताओ, यहां पे आपका उसने बोला कि उसने बिल्डिंग परचेस की और सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, असेसिव फॉर हिज ओन रेजिडेंस। 5 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड थी। 5 महीने के बाद तो वो लेट आउट है 75। तो 75,000 मल्टीप्लाई 7, म्युनिसिपल वैल्यू है 65,000 मल्टीप्लाई 12। तो अगर मैं चेक करूंगा ए आर कितना आ रहा है जी, तो 75,000 मल्टीप्लाई 7 आपका ए आर आ रहा है 5,25,000 रुपए। और 65,000 मल्टीप्लाई 12 कितना आ रहा है? 7,80,000 रुपए। ये मेरा एम बी आ रहा है। अब एम बी का मतलब यही मेरा ई आर आ रहा है, ये मेरा ए आर है। तो ए आर मेरा कम है, बट ए आर के कम आने का रीजन वैकेंसी तो नहीं है। ए आर के कम आने का रीजन वैकेंसी तो नहीं है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो अदर रीजन है। तो जीएवी बनेगा कितना? 780 जीएवी बनेगा। उसमें से आपने 1 लाख रुपए के म्युनिसिपल टैक्स पे कर दिए पिछले 3 सालों के, फर्क नहीं पड़ता, पेमेंट बेस पे डिडक्शन मिलेगी चाहे वो कितने ही साल के हों। तो 780 में से 1,80,000 माइनस कर दिया, माइनस में 30% की डिडक्शन। अगर इसमें से माइनस करूंगा तो 6,80,000 माइनस में 30%, 4,76,000 की मेरी इनकम आ रही है जी। 4,76,000 की मेरी इनकम निकल के आएगी जी। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 4,76,000 की इनकम मेरी आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 की 4,76,000 की इनकम मेरी यहां पे आनी चाहिए। हाँ, ये लो जी 4,76,000। डन, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। 4,76,000 आ रहा है जी। हाँ तो एक्चुअल रेंट कम है बट वैकेंसी की वजह से थोड़ा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड की वजह से। वैकेंसी की वजह से होता तो मैं एआर लेता ना। वैकेंसी कहां है क्वेश्चन में? जो तुम एआर को जीएवी बनाओगे, वैकेंसी तो है ही नहीं। डन। चलो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और दे रहा हूं फटाफट से। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें और दे रहा हूं, तुम मुझे करके दिखाओगे अभी के अभी, अभी के अभी, अभी के अभी, अभी के अभी तुम मुझे करके दिखाओगे। तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। कौन से वाला, कौन से वाला करेंगे आप क्वेश्चन? आप कौन से वाला क्वेश्चन करेंगे? थोड़ा सा मुश्किल देते हुए, ढूंढते हुए। ये लो एक बार ये वाला क्वेश्चन पढ़ना जी। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ लो जी। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ लो फटाफट से जी। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ लो फटाफट से। जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ लो फटाफट से, आओ जी। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ लो फटाफट से जी। बस म्युनिसिपल टैक्स तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले में नहीं मिलता ना, तो यहां पर तो ओनली 7 मंथ दे रखा। क्या कह रहे हो? तो म्युनिसिपल टैक्स जो उसने दे रखा है क्वेश्चन नंबर 24 में, तो हम ये मानेंगे पिछले 3 साल का। तो पिछले 3 साल का आउटस्टैंडिंग जो उसने पे किया, तो हम तो ये अज्यूम करके चलेंगे ना वो लेट आउट का है। या तो वो इस साल का बता दे, इस साल का तो बाइफर्केशन कर लूंगा, पिछले साल का मुझे क्या पता। ड्यू टू वैकेंसी वाला रीजन राजीव कर चुके हैं हमने आज वाली क्लास के स्टार्टिंग में ही ना। वो जो केसेस मैंने अलग अलग दिए थे ना, उसमें वैकेंसी वाला मैंने क्वेश्चन किया था। आप थोड़ा सा लेट आए होंगे, मैं वैकेंसी वाला करवा चुका हूं। और वैकेंसी वाला रीजन ऐसे पता लगता है कि अगर वैकेंसी ना होती तो तुम्हारा एआर कितना आता। वैकेंसी खत्म करके चेक करो, अगर तुम्हारी वैकेंसी नहीं है तो भी तुम्हारा एआर कम आ रहा है, अभी भी कम आ रहा है, तो रीजन वैकेंसी नहीं है। और अगर वैकेंसी खत्म करने के बाद तुम्हारा एआर ज्यादा आ रहा है ईआर से, अब कम आ रहा है, तो रीजन वैकेंसी है।
जल्दी बताओ फटाफट से यार। 1,62,400 गलत, गलत आ रहा है जी। 1,62,400 तो गलत आ रहा है। म्युनिसिपल वैल्यू 240, एक्चुअल रेंट 21,000 पर मंथ है। अगर एक्चुअल रेंट 21,000 पर मंथ है तो 21,000 मल्टीप्लाई 12, 2,52,000 पे आ रहा है जी। यहाँ पे कितना आ रहा है? 2,52,000 पे आ रहा है। टेनेंट ने प्रॉपर्टी वेकेट कर दी 31 अक्टूबर 24 को एंड देयर आफ्टर प्रॉपर्टी वाज लेट आउट 25,000 पे पर मंथ। अच्छा, तो यहाँ पे आएगा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 3 6 21,000 मल्टीप्लाई 7 और 25,000 मल्टीप्लाई 5, ये आ गया 272। तो 272 और सितंबर और अक्टूबर का रेंट नहीं मिला, तो सितंबर अक्टूबर का रेंट उसको नहीं मिला, तो 42,000 पे उसको नहीं मिला, तो ये आ गया 2,30,000 पे। कितना आ गया? 2,30,000 पे। और इनमें से हायर 240 तो आपका एआर कम आ रहा है बट रीजन वैकेंसी नहीं है, तो 2,40,000 पे आपकी जीएबी बनेगी जी। आपकी जीएबी 240 बनेगी, आपकी जीएबी जो है वो 240 बनेगी। उसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दोगे तो 2,20,000 पे आएगा। तो 2,20,000 माइनस में 30%, 1,54,000 आएगा जी। 1,54,000 आएगा। गलत आ रहा है भाई, 154 आएगा, 1,54,000 आएगा। मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूं 154 कैसे आएगा। एक बात मेरे को बताओ, 21,000 पे रेंट है, 21,000 पे रेंट 31 अक्टूबर तक का है, तो 21,000 मल्टीप्लाई अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर मल्टीप्लाई 7 प्लस में 25,000 पे रेंट हो गया, उसके बाद 25,000 मल्टीप्लाई 5, तो 21,000 मल्टीप्लाई 7, 25,000 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो गया आपका टोटल मिला के 21 मल्टीप्लाई 7, 25,000 मल्टीप्लाई 5, ये हो गया 2,72,000। अब 2,72,000 हो गया। अब उसमें से 2 महीने का रेंट नहीं है, तो 21 और 21 42,000 रुपए का रेंट नहीं मिल रहा, तो 2,72 में से 42,000 माइनस कर दिया, 2,30 आ गया, तो एआर तुम्हारा कम आ गया। तो एआर के कम आने का रीजन वैकेंसी तो नहीं है ना, तो वैकेंसी नहीं है तो फिर जीएबी बनेगा ईआर। ईआर कितना आ रहा है? 240। तो अकॉर्डिंगली 240 में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करो, फिर 30% माइनस करो, 154 आ जाएगा। और अगले वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ किसका आएगा? सेकंड वाले का। सेकंड का बताओ, अगर मान लो 1 महीने का है, तो अगर 1 महीने का है तो आप उसमें अगर आप चेक करोगे 1 महीने का है तो 2,72,000 माइनस में 21,000, तो ये 251, तो जीएबी बनेगी 251 माइनस 20,000 म्युनिसिपल टैक्स, उसका 30%, तो 1,61,700 आएगा जी। 1,61,700 आएगा। सर अनलाइज रेंट भी तो है सितंबर का, तो वही तो माइनस कर रहा हूं भाई। अनरियलाइज रेंट की वजह से अगर तुम्हारा एआर कम आ रहा है ना, तो एआर जेवी नहीं लेते। अगर वैकेंसी की वजह से कम आ रहा है तो एआर जेवी लेते हैं। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 महीने का अनलाइज है, मेरा एआर कम आ रहा है बट रीजन वैकेंसी तो नहीं है, तो जीएबी बनेगा ईआर। बट इस केस में 1 महीने का वो कह रहा है, तो 1 महीने का मतलब 2,72,000 में से 21,000 माइनस कर दोगे तो 2,51,000 पे मेरा यहां पे जीएबी आ रहा है, तो 1,61,700 मेरा आंसर आएगा जी। एक बार यहां पे चेक कर लो क्वेश्चन नंबर 35 जी। तो एक बार यहां पे क्वेश्चन नंबर 35 आप चेक कर लो जी। क्वेश्चन नंबर 35 फटाफट से यहां पे देख लो जी। तो यहां पे आपका 1,54,000 पे आंसर आ रहा है और यहां पे आपका फिर 1,61,700 रुपये आंसर आ रहा है। हाँ, अगर आपको अगले साल अनलाइज रेंट मिलेगा तो वो टैक्सेबल होगा, 30% की डिडक्शन माइनस करने के बाद टैक्सेबल होगा, बस ये पर ध्यान दो जी। सर इलस्ट्रेशन नंबर 24 के फर्स्ट केस में वैकेंसी तो नील है, तो जीएवी एआर क्यों लिया? कहां पे इलस्ट्रेशन नंबर 24 कौन सा? चौबीस के कौन सा केस में कह रहे हो तुम? पहले फर्स्ट केस में इनमें से हायर ये, इनमें से लेस ये, तो 12,000। अरे मेरे नालायक बच्चे, 12,000 मल्टीप्लाई 12, तो एआर ज्यादा होगा तो एआर ही जीएबी बनेगा ना। अगर एआर ज्यादा है तो एआर जीएबी है, अगर एआर कम होगा तो वैकेंसी का रीजन चेक करेंगे। चलो इधर सुनो ध्यान से री, इधर सुनो। अब आपके कुछ डाउट्स अगर पेंडिंग हैं
हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि डाउट्स की कोई कमी नहीं है, डाउट्स की भरमार है, डाउट्स आपके बहुत सारे हो सकते हैं। तो उन डाउट्स को एक बार आप लिख लो, उसको दोबारा ट्राई कर लो, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो साइड में रख लो। जब मैं डाउट सेशन लूंगा उसके अंदर आप मुझसे पूछ लेना, नहीं तो फिर 22 तारीख को जो हम प्रैक्टिस सेशन लेंगे फिर उसके अंदर वो क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है जी, अब इसको हम पैक कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बैंक आपके पास है। क्वेश्चन बैंक कहां पर है? टेलीग्राम पर है, लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। उस लिंक में सारी बुक्स भी हैं, सारे क्वेश्चन बैंक भी हैं और जीएसटी की चार्ट बुक भी है। ठीक है, और उसी लिंक में मैं जीएसटी का क्वेश्चन बैंक भी डाल दूंगा जैसे ही आएगा, और इनकम टैक्स की चार्ट बुक भी डाल दूंगा जैसे ही आएगी। ठीक है जी, अब हम मिलेंगे कल क्लबिंग ऑफ इनकम और सेट ऑफ के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। टाइमिंग सेम है हमारी कल की भी 3:30 बजे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।